बस यही है। जेडी वेंस अब इल्हान उमर के पीछे पड़ गए हैं। ऐसी बात जिसे हम में से ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि अब तक ऐसा कैसे नहीं हुआ, क्योंकि ये महिला अब तक की सबसे धोखेबाज महिलाओं में से एक है। ये अविश्वसनीय है कि वो अभी भी सत्ता में है। चलिए देखते हैं जेडी वेंस ने क्या कहा। मैं कभी भी इस बात को भूल नहीं सकती। ठीक है, आखिरकार मैंने समझ लिया कि ये बैठने का चार्ट कैसे काम करता है। मैं एंटी फ्रॉड टास्क फोर्स के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपने कहा था कि इल्हान ओमर ने शायद इमिग्रेशन फ्रॉड किया। क्या आपको लगता है उस मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर होगा? हाँ तो रीगन, मैं किसी जांच को पहले से जज नहीं करना चाहता। मेरा मतलब है, आपने इल्हान उमर के बारे में पढ़ा होगा और किससे उन्होंने शादी की या उन्होंने इस व्यक्ति से शादी की या नहीं की, इन सब चीज़ों के बारे में। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन हर किसी को कानून के तहत समान न्याय पाने का अधिकार है। तो हम इसकी जांच करेंगे, हम इसे देखेंगे। अगर हमें लगता है कि कोई अपराध हुआ है तो हम उस अपराध पर मुकदमा चलाएंगे, और यही वो चीज़ है जिस पर न्याय विभाग अभी गौर कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपके लिए कुछ शुरू हो रहा है। वैसे स्वागत है द पुशबैक में। मैं यरिका हूँ, आपकी होस्ट। इस वीडियो को बढ़ावा देने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और हमारे स्पॉन्सर केल्सी को एक त्वरित धन्यवाद। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि केल्सी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मार्केट है। ये मूल रूप से भविष्यवाणियों के लिए एक स्टॉक मार्केट जैसा है और ये जानने का एक शानदार तरीका है कि लोग वास्तव में क्या सोच रहे हैं। तो जरूर केल्सी ऐप डाउनलोड करें और कोड मिट्यूरा का इस्तेमाल करें, ताकि जब आप $10 की ट्रेडिंग करें तो आपको $10 की छूट मिले। कैल्सी, KALCI। अपनी भविष्यवाणी पर ही पैसा लगाएं। और दोस्तों इसे देखिए, जब आप देखेंगे कि 2026 में किस पर संघीय अपराध का आरोप लगेगा, तो आपके पास जॉन ब्रेनन, लटीटिया जेम्स और यहाँ पर इल्हान ओमर ऑरेंज रंग में है। उनके चांस बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं इस महिला पर आरोप लगने वाला है। मुझे सच में उम्मीद है कि वे सही है, क्योंकि जितना आप इस औरत के बारे में जानते हैं, मैं उसे सिर्फ लिटरल गाय कह सकती हूँ। इस इंसान ने धोखे से इतना सारा करदाताओं का पैसा चुरा लिया है और फिर भी खुद को अमेरिकी जनता का प्रतिनिधि बताती है। ये बात सच में मेरे होश उड़ा देती है। मुझे लगता है कि ये आदमी वही कहता है जो हम में से कई लोग महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं। यही जगह थी जहां ओमर ने अपनी ताकत बढ़ने पर जश्न मनाया था। असल में जून 2021 का एक वीडियो है जिसमें ओमर उसी रेस्टोरेंट सफारी में है और माना जाता है कि वो बच्चों को खाना बांटने में मदद कर रही है। लेकिन बात इससे भी गहरी है। डेमोक्रेट कार्यकर्ता और ओमर की पूर्व कैंपेन अधिकारी घस्सान हाशी सईद ने कोर्ट में कबूल किया कि उन्होंने फर्जी फूड साइट चलाकर कई मिलियन की रकम हड़प ली, जो दावा करती थी कि वो बच्चों को रोज 5,000 भोजन परोसने का दावा करती थी। जानती हो, इस पूरे मामले में मुझे सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है? देखो, हम एलन के बारे में लाखों बातें कर सकते हैं कि वो कितने बुरे इंसान हैं, लेकिन यही तो ये लोग करते हैं, है ना? सिर्फ इतना ही नहीं कि वे धोखेबाज हैं और इसमें चालाकी करते हैं, वे ये भी दिखावा करते हैं कि वे बहुत अच्छे इंसान हैं। एक इंसान में इतनी बेशर्मी होनी चाहिए कि वो कह सके, जानते हो क्या, मैं ये दिखावा करने वाली हूँ कि हम बहुत सारे लोगों को खाना खिला रहे हैं और फिर उस पैसे को चुरा लूंगी जो उन लोगों के पास जाना चाहिए, और ऐसा दिखाऊंगी जैसे मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। ये तुम्हें इंसानियत के सबसे निचले स्तर पर ले जाता है, जितना मैं सोच सकती हूँ, है ना? अगर ये सच है और आप में से जो लोग उसके जुड़े घोटालों से वाकिफ नहीं हैं, तो बता दूं कि कई फर्जी संस्थाओं को बहुत फंडिंग गई थी। लेकिन अगर ये रेस्टोरेंट जहां उसे फिल्माया गया था कि जैसे हम यहाँ खाना बांटने आए हैं, असल में छिपाने का जरिया था, और उसने ये दिखावा किया कि वो एक अच्छी महिला है जो गरीब लोगों की मदद करने वाली है। मेरा मतलब है दोस्तों, ये कितना गिरा हुआ है। हम पहले से जानते हैं कि ये महिला बहुत नीच है और सोमालिया के लिए जासूस जैसी मानी जाती है। उसने ओमर के 2018 व 2020 चुनाव अभियानों में सोमाली समुदाय में एनफोर्सर के रूप में काम किया और वोटिंग टर्नआउट बढ़ाया। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं वो मिनेसोटा में वाकई एक पैटर्न उभरता हुआ दिख रहा है। हमारे पास एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला हो रहा है और फिर से हम सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। अगर अरबों डॉलर नहीं तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि अधिकारियों को इसके बारे में पता ना हो। और फिर भी उन्होंने जानबूझकर नजरअंदाज किया क्योंकि वे उस घोटाले में शामिल समुदाय के राजनीतिक लाभार्थी थे। फिलहाल आपके पास विशाल सोमाली घोटाले की कहानी है, जो सच में बहुत बड़ा है, जैसा कि आप जानते हैं। और इस जिले का चेहरा, ठीक है, ये इल्हान उमर नाम की महिला है, ठीक है, जो इन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यहाँ बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, जहाँ वो वास्तव में लोगों से पैसे चुरा रही हैं, यही हमें पता है। और ये सिर्फ नैतिक स्तर पर ही नहीं है।
जहां इस तरह की चीजें हास्यास्पद हैं। फीडिंग आवर फ्यूचर के संस्थापक एमी बाख ने आधिकारिक तौर पर मिनेसोटा की प्रतिनिधि पर चोरी हुए $250 मिलियन को संभव बनाने का आरोप लगाया है। एमी बाख कहती हैं कि उमर ने संघीय यूएसडीए छूटों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कथित रेस्तरां में निगरानी की शर्तें ढीली हो गई और रेस्तरां और गैर लाभकारी संस्थाओं को पारंपरिक निरीक्षणों के बिना भोजन प्रतिपूर्ति कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति मिल गई। ठीक है, इल्हान उमर ना सिर्फ खुद को एक ऐसे सिस्टम में लोगों को खाना खिलाते हुए फिल्मा रही हैं जो काम नहीं करता, बल्कि वो धोखाधड़ी को भी बढ़ने दे रही हैं, जैसा कि फीडिंग आवर फ्यूचर के संस्थापक ने बताया है। वो कहती है कि उन्हें यकीन नहीं होता कि इल्हान उमर को बड़ी धोखाधड़ी की जानकारी नहीं थी। बक के संघीय मुकदमे में पेश किए गए ईमेल और टेक्स्ट संदेशों में इल्हान उमर का नाम कम से कम 6 बार आया। इल्हान उमर ने 2020 में एक प्रचार वीडियो भी फिल्माया था, जिसमें उन्होंने इसके खाद्य वितरण प्रयासों की सराहना की थी। सफारी लेडी नामक रेस्तरां ने दावा किया था कि वो रोजाना 5000 बच्चों को खाना खिलाता है और वो पूरी धोखाधड़ी में शामिल था। $16 मिलियन चुराए गए। बक कहती है कि कई साइट्स उनके साथ सीधे काम कर रही थी। वो बताती है कि कई ऑपरेटर मिनियापोलिस की सोमाली समुदाय से थे, जो इल्हान उमर के संसदीय क्षेत्र में आता है। बक ने यह भी कहा कि उन्होंने मिनेसोटा के अधिकारियों को संदिग्ध भोजन वितरण केंद्रों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। मेरे पास वे ईमेल है जो दिखाते हैं कि मैंने आपको बताया था ताकि आपको पता चले। मैं समझ नहीं सकती कि इल्हान उमर कांग्रेस में कैसे बैठी हैं और उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। ये सचमुच दिमाग हिला देने वाली बात है। तो मामला यही है, वो इसे बढ़ावा दे रही हैं और ऐसा दिखावा कर रही हैं जैसे वो एक अच्छी इंसान है। लेकिन आपके पास उनकी निजी कहानियां भी है ना? यह भी जांच का विषय है कि वो एक बार $30 मिलियन की मालिक कैसे थी और अगली ही बार कैसे नहीं रही। साथ ही इस बात की भी काफी जांच हुई है कि वो इन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में क्या जानती थी। सही, तो वो इन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानती थी, लेकिन उन्होंने खुद के लिए भी इनका इस्तेमाल किया। और आप में से जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो इस विषय पर नहीं देखे हैं, इल्हान उमर एक दिन अचानक से करोड़ों और करोड़ों और करोड़ों डॉलर की मालकिन बन गई। जब लोगों ने जांच की तो उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग में गलती हुई और मेरी संपत्ति सिर्फ कुछ $1000 है, जो हमारी समझदारी का अपमान है। आप सभी जानते हैं कि ये सच नहीं है। ब्रिजिट गैब्रियल के अनुसार इल्हान उमर की संपत्ति रातों रात $30 मिलियन से घटकर $95,000 रह गई और अब नैतिकता समिति को बुलाया गया है। छुपने के उसके पास अब न समय है न जगह, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि उसने इसका व्यक्तिगत लाभ उठाया है। उसने सिर्फ अपनी छवि ही नहीं बनाई, सिर्फ राजनीतिक समर्थन ही नहीं पाया जिससे वो ऊंचे पद पर पहुंच सकी, सिर्फ यही नहीं सुनिश्चित किया कि सभी मतदाता अब भी उसे वोट दे क्योंकि उसके रहते उन्हें इस धोखाधड़ी से बहुत फायदा मिलता है, बल्कि उसने अपने लिए खुद भी पैसे चुराए हैं। इसका सबसे ज्यादा लाभ मिनियापोलिस की सोमाली समुदाय को मिला, लेकिन यहाँ वित्तीय खुलासों में किए गए संशोधन है। उसके कर रिटर्न में शुरू में घोषित संपत्ति 6 से $30 मिलियन के बीच थी। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मेरी संपत्ति 18 से 95,000 के बीच है। क्या ये खतरे की घंटी नहीं? मेरा मतलब है नहीं, ये खतरे की घंटी क्यों होगी? जेडी वेंस कहते हैं कि जांच करनी चाहिए क्योंकि कहानी में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है, हाँ, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, बहुत ही गड़बड़। उसका कहना है ये असंगति थी। और वो घर, वो तो बहुत बड़ी बात है ना। और मुझे लगता है कि 6 मिलियन और 30 मिलियन के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। मिलियन, मेरा मतलब है ये क्या है? आपको तो पता होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है ना? मेरा मतलब है जब आप करोड़ों डॉलर चुरा रहे हैं तो 630 या 130 में क्या फर्क है? बस चुरा लो, किसे फर्क पड़ता है? ये कहना कि इल्हान उमर की कुल संपत्ति $18,000 है, ये सबकी समझदारी का अपमान है। धरती पर बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि ये सही हो सकता है। आपकी कुल संपत्ति कितनी है? हाउस ओवरसाइट ने अब जांच के लिए मामला हाउस एथिक्स कमेटी को भेजा है। अब उन पर कड़ी निगरानी है और लोग जवाब मांग रहे हैं। कुछ लोग समन की बात कर रहे हैं। जेम्स कोमर संघीय अधिकार से समन भेज सकते हैं। मिनेसोटा में उन्होंने स्थानीय स्तर पर प्रयास किया, लेकिन 6 वोटों की जरूरत थी। 5 रिपब्लिकन और 3 डेमोक्रेट्स थे, जिससे रिपब्लिकन के पास जरूरी वोट नहीं थे और ये योजना असफल हो गई। ये कितनी शर्म की बात है कि ये असफल हुआ। याद रखिए, ये महिला सिर्फ एक चालबाज औरत ही नहीं, बल्कि बहुत बदमिजाज भी है। मेरे लिए ये हमेशा बड़ा संकेत है, क्योंकि अच्छे लोग आमतौर पर बस अच्छे ही होते हैं, आप जानते हैं, जैसे कि विनम्र। और जब आप इतने असमर्थ होते हैं कि सामान्य शिष्टाचार के तौर पर भी विनम्र नहीं हो सकते, तो उसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। छुपने की कोई जगह नहीं है एलन, तुम ही हो जिसने चुप रहो और मुझसे दूर हो जाओ। भाई, तुम्हें नहाने की जरूरत है, तुमसे बहुत बदबू आ रही है। मुझसे दूर हो जाओ। एलन, तुम्हें अपराधी होना छोड़कर यीशु का अनुसरण करना चाहिए। क्या तुम यीशु का अनुसरण करते हो?
कहीं भी छुपने की जगह नहीं है एलन, तुम ही हो जिसने, चुप रहो, तुम बहुत बुरे हो। शायद ये मेरी टैगलाइन बन जाए, पर मुझसे दूर रहो और मुझसे दूर रहो। शायद मैं इससे बच सकती हूँ। हालांकि हम इस प्लेटफॉर्म पर गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। सरकारी प्रतिनिधि होने के नाते आप उम्मीद करेंगे कि मीडिया ट्रेनिंग से आपको इतना भावनात्मक नियंत्रण मिल जाएगा कि आप किसी को अपना मुंह बंद करो, मुझसे दूर हटो जैसी बातें नहीं कहेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उस समूह में है और अपनी भावनाएं नहीं संभाल सकते। ओह भगवान। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad aan ugu faraxsanahay caawa in xafladan oo dhammaan dadka आपको खुद से पूछना है कि कब लोग कहेंगे वो सरकार से करोड़ों चुरा रही है, बहुत बुरी है और पैसे के मामलों में धोखेबाज है। वो बुरी लोगों के लिए प्रचार कर रही है, सचमुच बहुत बुरी लोगों के लिए। ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल भी अमेरिका या अमेरिका के पक्ष में नहीं है। ट्रंप भी अब उसके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। किस तरह के प्रवासी? आप अमेरिका में किस तरह के प्रवासी देखना चाहेंगी? खैर, वे निश्चित रूप से योगदान करते हैं। हाँ, मैं ऐसे लोगों को देखना चाहता हूँ जो योगदान करें। मैं सोमालिया को नहीं देखना चाहता। मैं ऐसी महिला को नहीं देखना चाहता जो आप जानते हैं अंदर आने के लिए अपने भाई से शादी कर ले और फिर सांसद बन जाए और बस शिकायत करती रहे। वो बस शिकायत करती रहती है और फिर भी उसके देश की हालत खराब है। आप जानते हैं वो दुनिया के सबसे बुरे देशों में से एक है। उसे लौटने दो, देश ठीक करे। और बस यही है, यही सचमुच वो सार है जिसकी हम सबको जरूरत थी। ये लोग यहाँ आने को तैयार हैं, गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, बच निकलते हैं, शिकायत करते हैं और शिकायत करते हैं कि ये देश कितना अमेरिका विरोधी है, कितना भयानक है। साथ ही साथ ये लोग संसाधनों की चोरी करते रहते हैं और कभी ये सोचते भी नहीं कि अपने देश वापस जाकर वहाँ की समस्याएं ठीक करें। और इसी की तो इस वक्त सबको चाहत है। इल्हान उमर, सोमालिया वापस जाओ, सोमालिया की प्रधानमंत्री बनो, देखते हैं वहां तुम्हारा कैसा चलता है। अब अमेरिका में तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जेडी वेंस और बाकी सब लोग इस पर ध्यान दें और उसे हटा दे, क्योंकि आपको और कितने सबूत और प्रमाण चाहिए कि ये महिला अमेरिका के पक्ष में नहीं है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।